गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग चैप्टर नंबर 6 हमारा जो जल संसाधन चल रहा था उस जल संसाधन की नेक्स्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा हम लोग जल के गुणों का हास का मीनिंग होता है बेटा कमी आना। ठीक है, कि जल के गुणों में कमी किस वजह से आती है ये सब पढ़ेंगे। और शुरुआत करेंगे हम लोग कि इसमें ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि हम इसका किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, या हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कि हम जल प्रदूषण के निवारण के लिए क्या क्या प्रयास जारी हैं, और साथ साथ बेटा आप लोगों को जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर बन के आ रहा है, वो जो मैच द कॉलम वाला बन के आता है उसमें ये जरूर आ रहा है। इसको थोड़ा सा तुम्हें याद करना ही पड़ेगा बेटा कि कौन सी नदी कौन से इलाके में ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा आप लोगों के जल के गुणों के हास से। ठीक है, मैं बेटा बिल्कुल चैप्टर को लाइन टू लाइन लेके जा रही हूँ ताकि कहीं पर भी अगर एक नंबर का क्वेश्चन रेडी होना है तो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, तो हम जल के गुणों के हास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल की गुणवत्ता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जल की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता की सबसे पहले हमसे कोई डेफिनेशन मांगता है तो हम लोग यही डेफिनेशन देते हैं कि अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल शुद्ध जल कहलाता है। अनावश्यक यानी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वे अगर बाहरी पदार्थ जल के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो जल को प्रदूषित कर देते हैं। और अगर वे अनावश्यक पदार्थ जल में नहीं है, यानी अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित यानी उस जल में अनावश्यक किसी भी तरह के बाहरी पदार्थ नहीं है, तो ऐसे जल को हम लोग शुद्ध जल की संज्ञा देते हैं। और वैसे भी बेटा मैं इसको एक छोटी सी लाइन में एक वाक्य के साथ इसको तैयार करवाती हूँ, ये कहते हुए कि शुद्ध जल वो जल होता है जो अशुद्धियों से रहित होता है, पीने के लायक होता है। ठीक है, हम उसको शुद्ध जल बोलते हैं। ये शुद्ध जल की डेफिनेशन आप लोगों के लिए जब आप अपनी फाइलें तैयार करोगे ज्योग्राफी की, उसमें भी एक जगह क्षेत्र सर्वेक्षण आएगा। ठीक है, तो क्षेत्र सर्वेक्षण के टाइम पर भी आपको शुद्ध जल की आपके टीचर्स स्कूल के जब प्रश्नावली तैयार कराएंगे तो इसकी डेफिनेशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग इस शुद्ध जल की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बेटा, इसके बाद आता है कि नॉर्मली जो हमारा जल प्रदूषण हो जाता है, हमारे जल में जब अलग अलग तरह के बाहरी पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, बाहरी पदार्थ में घरेलू अपशिष्ट हो गए, हमारे घरेलू अपशिष्ट हो गए या कुछ और आप लोगों के उद्योगों से रिलेटेड जो अपशिष्ट पदार्थ है अगर वो पानी में मिल जाते हैं तो बेटा जल प्रदूषित हो ही जाता है। ठीक है, और कृषि के रसायन उसमें मिक्स हो जाते हैं तो भी जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक, एक छोटा सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है। ठीक है, हालांकि ये आप लोग की बुक में दे नहीं रखा लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। प्रदूषक, प्रदूषक वे बाहरी अनावश्यक पदार्थ हैं जो जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं, यानी जो प्रदूषण करने का काम करता है वो प्रदूषक होता है। ठीक है, लेकिन प्रदूषण वो होता है बेटा जब वो बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं, जब वो बाहरी पदार्थ पानी में मिल जाते हैं तो वो प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, यानी जिनके कारण से प्रदूषण होता है वो प्रदूषक होते हैं। क्लियर है। इसके बाद होता है बेटा कि कई बार तो ये जल प्रदूषण आप लोगों का धरातल यानी इतना नीचे 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 पहुंच जाता है कि धरातल ये जल को तो खराब करता है साथ में भूम जल को भी नीचे जाकर खराब कर देता है। और उस इलाके से अगर हमें भूमजल निकालने की जरूरत पड़ जाए तो बेटा 101% वहां से हमें प्रदूषित जल ही प्राप्त होगा। जैसे नोएडा का एक सेक्टर भी है जहां से इस तरह का पानी निकलना शुरू हुआ था और आसपास के इलाके से जो भी उन नलकूपों से पानी भरने का काम करते थे तकरीबन सभी फैमिलीज में कैंसर जैसी भयानक बीमारी आ गई थी। तब पानी की क्वालिटी को जांच करके तब बताया गया था कि ये प्रदूषित है जिसको पीकर लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका धरातलीय जल के साथ साथ भूमजल भी प्रदूषित होता है तो ऐसी समस्या यानी नेचुरल सी बात है।
अगर हमें इन सबसे छुटकारा पाना है तो जरूरी है कि हम लोग अपने धरातलीय जल के साथ साथ भूम जल को भी प्रदूषकों से दूर रखें। ठीक है, इसके बाद भाई हमारे अगर बात करें हम लोग भारत में सबसे प्रदूषित नदियों की, तो दो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं, गंगा और यमुना। करेक्ट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आसानी से तैयार हो सकता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां कौन सी है भारत की, गंगा और यमुना। ठीक है, जिनके सुधार के लिए नमामि गंगे पढ़ा होगा, नमामि गंगे, जो कि आप लोग की गंगा को साफ करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम का नाम है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ओके, इसके बाद बेटा जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए आखिरकार क्या क्या कार्य हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम जल प्रदूषण को कर चुके हैं खत्म, अब हम इसके सुधार की बात करेंगे। जैसे कि बेटा अलवणीय जल है, लवणीय जल होता है जो नमक से युक्त होता है यानी खारा पानी। अलवणीय जो बिना नमक के होता है यानी कि मीठा पानी। ठीक है, अलवणीय जल की घटती उपलब्धता, सीधी सी बात अभी हमें पता है 2.5% से भी कम हो गया हमारा पानी धरातल के ऊपर। मीठा पानी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसा अलवणीय जल हमारा लगातार कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती मांग से जल संरक्षण की आवश्यकता लगातार बढ़ने लग रही है। जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही है, जनसंख्या पर कोई लगाम नहीं लगा है। ठीक है, ऊपर से अब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की मांग भी करेगी, पानी की मांग करेगी तो पानी ज्यादा इस्तेमाल होगा, और पानी अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो धीरे धीरे करके जो भंडार हमारे पास है वो तो खत्म होना ही है। ठीक है, तो बेटा आने वाले फ्यूचर में हम लोग पानी जैसी समस्याओं से भी जूझने का काम कर सकते हैं, इसीलिए जरूरी है जल का संरक्षण करना। अब बेटा हम लोग जल संभर विकास प्रबंधन के माध्यम से, वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से, जल का पुनः चक्रण के माध्यम से और पुनः चक्र उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, यानी इनके माध्यमों से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ध्यान रखो, इस चैप्टर में आप लोग जल संभर विकास प्रबंधन को डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोग वर्षा जल संग्रहण को, जो कि आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, राजस्थान और तमिलनाडु वाला जो पढ़ा था आप लोगों ने जल वाले चैप्टर में, जो ज्योग्राफी का आप लोगों का 3rd चैप्टर है जल संसाधन वाला, उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण और जल संभर विकास प्रबंधन को आप बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो जल के संरक्षण के हेतु। ठीक है, तो भाई हमें जल संभर विकास प्रबंधन की शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें वर्षा जल संग्रहण को बहुत सीरियसली करना पड़ेगा, तब जाकर ही हम लोग पानी का संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है भाई हमारा जल प्रदूषण का निवारण, यानी हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए, प्लस में कब कब कौन कौन से अधिनियम यानी कानून लेके आए हैं, या फिर इन्होंने कौन कौन सी नदियों को सबसे प्रदूषित नदियां घोषित किया है और उनकी सफाई के लिए प्रयास जारी है। ये सब हम लोग जल प्रदूषण निवारण में पढ़ेंगे, यानी एक तरीके से हम लोग इसमें टोटली पढ़ेंगे कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। ठीक है, टॉपिक को ढंग से समझते जाओ बेटा, उसी हिसाब से आंसर देने में कामयाब हो पाओगे। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में जल प्रदूषण, बिल्कुल करेक्ट बेटा। आप लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हो, वहां पर बहुत ज्यादा उद्योग नहीं है, ऊपर से हमारा जो पानी है आपके पहाड़ों से पिघल पिघल के मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। तो अगर हम मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके में अगर पानी के गुणवत्ता का डिफरेंस देखें तो बेटा रात दिन का अंतर है। जो हमारे पहाड़ी इलाकों में पानी है वो पानी बहुत ही साफ है, स्वच्छ है, क्योंकि उसमें इतने रसायन, इतने प्रदूषक नहीं मिले होते। लेकिन जैसे वो पानी मैदानी इलाकों तक आता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि पहाड़ों पर तो जनसंख्या भी कम होती है जो उसको प्रदूषित करे, लेकिन अगर
मैदानी इलाकों तक वो पहुंचा तो जनसंख्या बहुत बड़ी संख्या में मिली, पहली बात। दूसरी बात, उद्योग धंधे सारे मैदानी इलाके में मिले, ठीक है। कृषि व्यवस्था सब कुछ मैदानी इलाके में मिली। तो सीधी सी बात है बेटा, सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी मैदानी इलाकों में ही होता है, ठीक है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल प्रदूषण कम होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जल प्रदूषण हद से ज्यादा होता है। हमारी सरकार ने बेटा 2 बोर्ड बना रखे हैं, एक तो CPCB, एक SPC। ध्यान रखना, इनके फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्लियर है। दूसरा SPC है, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। सीधी बात वही है, बस यहाँ पर राज्य को स्टेट बोल दिया इसने, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है बेटा। इन्होंने जो सेंट्रल और स्टेट के लेवल पर ये जल प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए इन्होंने तकरीबन पूरे देश में 507 स्टेशन बना रखे हैं। इन 507 स्टेशन का यही काम है कि वो अलग अलग स्थानों पर ये डिक्लेयर करते बेटा कि कौन सी जगह का पानी कितनी गुणवत्ता वाला है और कितने प्रदूषक उसमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो बेटा ये राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटर करते हैं 507 स्टेशन, और इन्होंने ही डिक्लेयर किया है कि दिल्ली और इटावा में यमुना नदी, हैदराबाद में मूसी नदी, अहमदाबाद में साबरमती नदी, कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, और लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अड़ियार, कुवम और वैगई। ध्यान देना, मदुरई में 4, काली, अड़ियार, कुवम और वैगई। इसको ये मैच दी कॉलम में आ रहे हैं बेटा, सारे मैच दी कॉलम में आ रहे हैं, एक सैंपल पेपर नहीं कई सैंपल पेपर में देखा है। तो कौन सी नदी कहाँ पर ज्यादा प्रदूषित है ये आप लोगों को जरूर याद करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इनको सबको इनके सामने लिख दिया ताकि इसलिए आप लोगों को ये लर्न भी हो जाए। इसके बाद आता है भाई, हमारी सरकार ने कई बार कई तरह के अधिनियम यानी कानून लेके आई है, लेकिन वो कानून लागू कितने हुए, पास कितने अच्छे तरीके से एक्टिव हुए, कार्यान्वित हुए, ये पोल खोल देते हैं इनके परिणाम, ठीक है। कोशिश बहुत की है। देखो सबसे पहले तो जल अधिनियम लेके आए थे 1974 में। इनके एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के कि हमारी सरकार जल अधिनियम कब लेके आई, 1974 में। फिर ये कहेगा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लेके आई, 1986 में। ये एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है जो तुम लोगों को लर्न करने हैं। और जल उपस्कर अधिनियम कब आया, 1977 में, ठीक है। और ये 3 अधिनियम आने के बावजूद भी 1997 में जब हुआ सर्वेक्षण, उस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि आज भी 251 उद्योग, 251 उद्योग नदियों के किनारों पर आज भी लगे हुए हैं। यानी 250 से ज्यादा उद्योगों का कचरा आज भी आपकी नदियों के पानी के साथ बहकर जा रहा है, ठीक है। ये धज्जियां उड़ा रहे हैं इन अधिनियमों की। और भाई सबसे बड़ी बात है, अगर जल को बचाना है तो 101% इतने लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, पानी को लेकर सचेत वो नहीं होंगे, तब तक असंभव है पानी को बचाना, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे आगे का चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।